पर चलिए हम बता रहे हैं हाउ टू चेक कैपेसिटर। लेकिन ये जो कैपेसिटर चेक करने की बात है ये फॉल्ट में आ रहा है। किस फॉल्ट में? कि हमारा विंडो एसी है, विंडो एसी का क्या चलता है? फैन चलता है, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता। तो उसमें मैंने बताया कि कैपेसिटर की जांच करें। लेकिन सबसे पहला काम मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपका चलता है, अगर आपका फैन चलता है, विंडो एसी में फैन मोटर जो है वो चल रहा है, लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला उपाय बताया कि आप वायरिंग की जांच करें। किसकी जांच करेंगे? वायरिंग की। यानी कि हो सकता है कि कोई वायर कहीं से कटा हो, तो उसको क्या करेंगे? चेक करेंगे और उसे ज्वाइंट करेंगे। ये तो पहला हो गया। अगर वो बिल्कुल सही है, यानी कि वायर कोई भी कहीं से कटा नहीं है, तो दूसरा काम करते हैं कैपेसिटर की जांच करना। ठीक ना? तो अभी आप बताएं कैसे कैपेसिटर की जांच करेंगे इसमें, क्योंकि एसी का कैपेसिटर ऐसा नहीं कि चार्ज किया और हटा दिया, हो गया, इस बार अच्छा कर रहा है तो सही है, ऐसे हम नहीं कर सकते। अभी हम बताते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और इसमें जो डिस्कस है, यानी कि और क्या, अगर ये भी सही है तो और क्या चीजें हमको चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा काम तो कैपेसिटर की जांच करना, अभी जस्ट बता रहा है। लेकिन जो तीसरा काम हमको करना पड़ेगा इस पे, अगर ये सही है तो थिम्बल जो क्लिपिंग की जाती है, वो थिम्बल पे क्या लग सकता है? जंग लग गया होगा, यानी कि वो उस पे कार्बन लगने की वजह से सप्लाई सही से पास नहीं हो पा रही होगी। ठीक ना? तो थिम्बल को भी आप जांच में एक बार कर लेंगे। इधर दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे थिम्बल है, ये रहा, ये है ना, ये ऐसे थिम्बल होते हैं। ये 1 2 3 सिंबल दिख रहा है। किस तरीके के सिंबल होते हैं? ऐसे हमारे एसी के अंदर सिंबल लगे होते हैं। तो वहां पर आपको उसकी जांच करनी चाहिए। जंग तो नहीं लगा, जंग लगा होगा या तो कट फट गया होगा, सही से उसमें लग नहीं रहा होगा, तो भी आपका सप्लाई आउट सही से नहीं होगा, तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो उसको क्या करना है? उसको आपको अच्छे से साफ करके वापस नया लगाइए, या तो वही साफ हो जाता सही हो जाता तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तीसरा काम आप इसकी जांच करेंगे। चौथा काम, अगर ये भी सही है, यानी कि सिंबल भी सही है, तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हमारा एक रिले होता है, पीसीबी के अंदर रिले लगा होता है। अब इस रिले की आपको एक बार चेक करना है, रिले हमारा सही है कि नहीं। रिले चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल सा है, यहाँ पर फेस आता है और फेस आउटपुट कंप्रेसर के कॉमन में जाता है ना? तो करना क्या है? आपको यहाँ पर इन दो एक वायर लेना है और इन दोनों को आपस में ऐसे चिपका देना है। ठीक ना? इससे होगा क्या? अगर रिले खराब भी होगा तो फेस डायरेक्टली आउटपुट होकर चला जाएगा। तो कंप्रेसर अगर चलने लगे तो मतलब कि हमारा जो रिले था वो खराब था, है ना? तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको बदलना पड़ेगा। पीसीबी वाला रिले होता है, इसको आपको मार्केट से लाकर सोल्डरिंग के द्वारा इसे बदलना पड़ेगा। क्योंकि विंडो एसी में पीसीबी होती है, पीसीबी वाला आपका रिले होता है। इसके अलावा मैनुअल होगा तो उसमें क्या होगा? थर्मोस्टेट होगा, है ना? और थर्मोस्टेट खराब होगा तो उसकी तो नॉर्मल तरीका चेक करने का है, बस यहाँ फेस दीजिए और यहाँ पर टेस्टर चिपकाइए। अगर फेस आउटपुट हो रहा है तो क्या आपका है? थर्मोस्टेट सही है, नहीं हो रहा तो खराब है। उसको भी आप शॉर्ट करा के ऐसे सेम चेक कर सकते हैं। थर्मोस्टेट वाला है तो मैनुअल है तब। तो यहाँ पर आपको जांच करनी है रिले की, और अगर नॉर्मल वाला है तो थर्मोस्टेट की। ठीक है? मैनुअल में थर्मोस्टेट में फेस आता है, फिर वहां से जाता है। मैंने दोनों प्रकार की वायरिंग बता रखी है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो लास्टली एक प्रॉब्लम होती है, कंप्रेसर ही खराब हो सकता है ना। तो इतना कुछ कर लिया, कुछ पता ही कहा है, तो कंप्रेसर की जांच करेंगे। हमारा कंप्रेसर सही है, उसकी जांच करने के लिए डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं अब उसके बारे में बताएंगे। पहले इसको हम बता देते हैं कैसे इसको चेक करेंगे। आप ध्यान देखिए, हमारे एसी में 2 प्रकार के कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ में ऐसा वाला सिंगल कैपेसिटर और कुछ में डबल कैपेसिटर। एक फैन के लिए अलग होता है और कंप्रेसर के लिए अलग होता है। तो मुझे बात करते केवल यहाँ पर कंप्रेसर वाले के समय बनाया केवल कंप्रेसर वाला ही। देखिए इसको करना क्या पड़ेगा आपको? इसमें किसी भी एक को फेस देना होता है, चारों में से किसी एक को, और न्यूट्रल इनमें या तो यहाँ लगाइए तो यहाँ कहीं भी आप न्यूट्रल दे सकते हैं। और देने के बाद क्या करना है? ऐसे 2 वायर लगा लेने हैं और कुछ सेकेंड के लिए इसको सप्लाई में डायरेक्टली प्लग कर देना है, जिससे क्या होगा? ये चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज हो जाए, ऐसा नहीं कि पूरा लगा के छोड़ दीजिए, तो ब्लास्ट भी कर सकता है। कुछ देर के लिए मात्र 3 से 4 सेकंड लगाइए और फिर निकालिए, बस ये चार्ज हो गया। इतना ही करना होता है आपको। अब क्या करना है? अब एक लेना रेजिस्टेंस, जैसे 100 ओम रेजिस्टेंस आता है ना, ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस ले लीजिए, बीच में ऐसे इसका अवरोधक होता है। अब करना क्या है? ये करता है धारा को कम करके आगे भेजने काम करता है। ठीक है? तो अब करना क्या है? यहाँ पे आपको सिंपली रेजिस्टेंस का एक छोर, कोई भी एक छोर देखिए, इस मान लीजिए किसी एक पे लगा दीजिए और दूसरा छोर दूसरे पे लगा दीजिए। अब जैसे आप स्टार्ट कराएंगे ना, ये क्या कर देगा? ब्रेक कर जाएगा। अब ये ब्रेक कर गया तो कैपेसिटर सही है, क्योंकि ये जो अगर यहाँ जो फेस होगा, यहाँ आउटपुट दोनों मिलेंगे, आपको क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। ठीक है? अगर टूट जाता है तो ये सही है, क्योंकि ये काफी कॉस्टली नहीं होता है।
50 पैसे का एक आता है, ठीक ना। तो इसे आप कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, कैपेसिटर को भी खराब आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, डायरेक्ट तार हटाते हैं, आपस में दो वायर चिपकाते हैं, तो ये कैपेसिटर खराब होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि कैपेसिटर इसके हैवी होते हैं, तो ये खराब हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं। इसको भी सिंपल ही है, यहाँ पे पेज देंगे, यहाँ न्यूट्रल देंगे, चार्ज कर लेंगे और रेजिस्टेंस की मदद से क्या करेंगे, इसको भी 60 कर लेंगे, ठीक ना। रेजिस्टेंस के एक छोर को यहाँ लगाएंगे, दूसरे छोर को यहाँ लगाएंगे। यदि ब्रेक करता है तो हमारा ये और कैपेसिटर क्या है, सही है। फैन का जो होता है नॉर्मली वो तो आपका जानते ही है कि 2.25 का होता है ना, या तो 3.5 का होगा, नॉर्मली कम होता है। तो वहां पर आप मतलब चार्ज करके डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े होते हैं, ठीक ना। अब ये 75 का होगा या 65 का होगा तो काफी ज्यादा एमएफडी हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखिएगा, क्या करना होगा आपको, रेजिस्टेंस के द्वारा कर लीजिएगा, ठीक ना। एक दो बार करते हैं चल जाए, लेकिन बार बार करते हैं तो कैपेसिटर खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। अब चलिए डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर को, वो देख लेते हैं। कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट करना मैंने बता रखा है, एसी में गैस चार्जिंग का स्टेप जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कैसे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ना। कंप्रेसर की जांच करने में बताए थे कि अगर कंप्रेसर सही नहीं है तो उसको डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक करेंगे। लेकिन चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कैसे डायरेक्ट स्टार्ट होगा। तो कंप्रेसर के अंदर 3 पिने होती हैं, कुछ इस तरीके से, कॉमन, रन, स्टार्ट, है ना। और यहाँ पर आपको कैपेसिटर ले लेना है, डायरेक्ट स्टार्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको कैपेसिटर ले लेंगे और कैपेसिटर वाला ये वाला नॉर्मल कैपेसिटर लेना है। यहाँ पर करना क्या है, एक को न्यूट्रल देना है, यहाँ पर न्यूट्रल, कॉमन को, ये कॉमन है, कॉमन को फेस देना है। और जिसमें आपने न्यूट्रल डाला है वहीं से किसको देंगे, रन को सप्लाई, ये आपका रन हो गया। स्टार्ट को सप्लाई बढ़ा कर देंगे। अब इन दोनों को न्यूट्रल फेस प्लग इन करेंगे, यदि चलने लगता है तो कंप्रेसर ठीक है। अभी ठीक नहीं है क्योंकि हो सकता है कि एम्पियर ज्यादा 60 होगा तो एम्पियर ज्यादा लेगा। तो इसमें क्या करना, आपको एक क्लैंप मीटर लटका लेना है एम्पियर पे सेट करके और चेक करिए कितना एम्पियर ले रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि एम्पियर बढ़ता जा रहा है ऐसे, है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 होता ही जा रहा है, हट मतलब रुक नहीं रहा है। इसका सिस्टम क्या होता है, कंप्रेसर जब चलेगा तो एम्पियर बढ़ेगा और जाकर जो मतलब 7 हो गया 7 पे रुक जाएगा, 6 7 होता रहेगा, यानी कि अप एंड डाउन एक एक लेवल का करेगा, ऐसा नहीं लगातार बढ़ता जाएगा। अगर बढ़ता जाता है तो कंप्रेसर खराब है, ये चीज की आप जांच कर लीजिएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट स्टार्ट करिए बिल्कुल एकदम रुक गया तो आपको क्या है, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। तो इतनी सी वायरिंग आपको यहाँ पर करनी होती है और कुछ नहीं है। तो ये सब जांच करना पड़ेगा, कैपेसिटर कंप्रेसर खराब है तो ये फॉल्ट पहला था एसी के अंदर में, किस चीज की, कंप्रेसर की खराबी, यानी कंप्रेसर नहीं चलता है, फैन मोटर चलता है। अगर ऐसा फॉल्ट आएगा तो आप पूरा इतनी जांच करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो बता रहे हैं यहाँ पर हम दूसरा उपाय, यानी कि विंडो एयर कंडीशनर के विंडो एयर कंडीशनर के अंदर आने वाला फॉल्ट नंबर 2, यानी कि दूसरा फॉल्ट क्या आ सकता है। पहला फॉल्ट मैंने बताया कि फैन मोटर चलता है लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता है, और दूसरा फॉल्ट यहाँ पर क्या है, कंप्रेसर तो चल रहा है लेकिन फैन मोटर ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यानी कैसे इसको चेक करेंगे, फैन मोटर नहीं चल रहा है तो इसको चेक करने के लिए मैंने पूरा उपाय पहले देख लो। इसको डायरेक्ट स्टार्ट करें, कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जांच करेंगे यदि फैन मोटर नहीं चलता है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा वायरिंग इसकी, यानी कि पूरी की पूरी वायरिंग सही है कि नहीं, यानी कि जो वायर जहाँ जाता है वो वायर वहाँ लगा है कि नहीं, क्लिप सही से लगाई गई है कि नहीं, कहीं सिंबल के ऊपर जंग तो नहीं लगा, यानी कार्बन तो नहीं लगा, ये सब कुछ आप चेक कर लेंगे। ये सब कुछ भी ठीक है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा जो पीसीबी होती है, पीसीबी में 3 ऐसे पीने लगी होती है ना, हाई लो मीडियम के 3 पीने बने होते हैं। इन तीनों पीनों की आपको एक बार जांच करनी कि यहाँ पर फेस आउटपुट हो रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिमोट से हाई पे सेट करिए तो हाई वाले पे टेस्टर लगाइए, लो पे करिए तो लो वाले पे टेस्टर लगाइए, और मीडियम पे तो मीडियम वाले पे टेस्टर लगा करके चेक करिए। जिस पे आप करेंगे वहां पर फेस क्या होगा, आउटपुट होगा। यदि फेस आउटपुट नहीं होगा तो हो सकता है इनके जस्ट बगल में एक रिले लगाओ छोटा छोटा, जो कि पॉइंट सप्लाई क्या करता है, आउटपुट कराता है, तो वो रिले क्या हो गया होगा, खराब हो गया। मैं अभी लाकर दिखाता हूँ, देख लीजिए। फैन का देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है स्पीड मोटर का, यहाँ लो मीडियम और हाई, आगे जाओ तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा सिस्टम आपका हाई मीडियम और लो का, ये तीनों क्लिपिंग आपको यहाँ पर दिखा रखा है। अब इसको मैं निकालूंगा तो देखिए ये लगा हुआ है कुछ इनके लिए रिले, है ना, ये रिले है, तो इनमें से ये खराब हो जाता है तो सप्लाई यहाँ पर आउटपुट नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सप्लाई, यहाँ पर अगर ये खराब हो जाएगा सप्लाई आउटपुट बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इस चीज को आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक ना।
तो अगर ये खराब होंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ता है। रिले जो होते हैं पीसीबी वाले आते हैं और इनको बदलना पड़ता है, जल्दी खराब नहीं होता। अगर बाई चांस हो चुका है तो यहाँ पर फेस आउटपुट नहीं होगा। तो इस चीज़ की आपको जांच करनी है, तभी भी आपका फैन नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अगर ये भी सही है तो अब क्या हो सकता है, आप देखिए बोर्ड पर, अगर ये भी सही है, अगर आपका क्या आपका दूसरा जो ऑप्शन था मैंने बताया फैन वाला, अगर वो भी ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो सकता है, तब यहाँ पर हमको इसी को ही डायरेक्ट स्टार्ट कर चेक करेंगे, कहीं हमारा मोटर भी तो नहीं खराब है। तो मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट कर चेक करेंगे। इसके लिए करना क्या पड़ता है, किसी एक वाले को इसमें से कोई भी एक वायर लीजिए, उसको फेस दे दीजिए, या तो आप तीनों को भी एक ही बार में फेस दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। फेस देने के बाद करना क्या, आपको न्यूट्रल डायरेक्टली रन को दे सकते हैं। जो न्यूट्रल है उसको, मतलब जो रन वाली बेंडिंग है उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूट्रल दे सकते हैं। और स्टार्ट पे एक बार कुछ देर के सप्लाई देंगे और फिर क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आपका फैन मोटर क्या होने लगेगा, चलने लगेगा। अगर चलने लगता है तो एक बार एम्पियर मीटर की लगा करके एम्पियर की जांच करेंगे कि कितना एम्पियर ले रहा है। और ऐसा तो नहीं कि एम्पियर बढ़ता जा रहा है, एम्पियर जो जाकर स्टॉप हो जाएगा। ये बहुत लेगा तो 1.5 एम्पियर 1.2 एम्पियर के आसपास का लोड लेकर चलता है आपका फैन मोटर, इससे अधिक नहीं। तो अगर इसके आप ऐसे करते डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट स्टार्ट करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो कैपेसिटर के थ्रू भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सटाकर हटाना नहीं पड़ेगा। इसके यहाँ पर सिस्टम में थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पर एक को न्यूट्रल डालिए, जहाँ न्यूट्रल डाला वहीं से किसको दिए, रन को सप्लाई, और सप्लाई बढ़ा करके स्टार्ट, है ना। इस तरीके से आपको करना है। ये वाला आपका स्टार्ट है, ये रन है, और इसमें से आपका तीनों कॉलम जो हाई लो मीडियम पे होते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करने का सिस्टम पूरा चलने लगता है सही से, और आपका जो फेस है वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में ले रहा है, तो आपका ये फैन मोटर सही है, ठीक ना। और भी कोई और खराबी हो सकती है, बाकी जितना मैंने बताया एक एक करके उनमें से ही कोई एक खराब होगा, वो नॉर्मली ठीक हो जाएगा, ठीक है। विंडो एयर कंडीशनर में आने वाला फॉल्ट नंबर तीसरा, 2 फॉल्ट बता दिया। कंप्रेसर नहीं चलता है तो क्या करना पड़ेगा, फैन मोटर नहीं चलता है तो क्या करना पड़ेगा। अब बात करेंगे फॉल्ट नंबर तीसरे के बारे में। और फॉल्ट नंबर तीसरा कुछ ऐसा है कि जो कूलिंग कॉइल है, तो कस्टमर ऐसा बोला है कि जो कूलिंग कॉइल है इसके ऊपर क्या हो चुकी है, बर्फ जमी है, लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है, यानी कमरे में ठंडक नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ बर्फ जमता नहीं है, और बर्फ जमा है तो इसका रीजन क्या है, आप ऐसे ही समझिए कि हवा का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। नहीं तो बर्फ जमता ही नहीं है। यहाँ पे बर्फ क्यों जम रहा है, क्योंकि अगर हवा गुजरेगी तो जो हवा गुजरेगी तो बर्फ पिघल कर पानी इसमें बनता है ना, हवा का जो वाष्प होता है संग्रहित होकर तो पानी बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी ही नहीं बन रहा है, और यहाँ पर पूरा बर्फ जमा हुआ है। तो बर्फ जमने का जो रीजन है, तो अगर हवा का सर्कुलेशन इससे गुजरेगा हवा, तो यहाँ पर बर्फ जमेगा ही नहीं, यानी कि हवा जो है वो गुजर नहीं पा रही है। तो यहाँ पर लगे होते हैं एल्युमिनियम के फॉयल, एल्युमिनियम की प्लेटें लगे पतली पतली से, है ना, जिनसे हवा गुजरता है तो हवा टकराता है तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। कुछ इस तरीके से लगा होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लगा है ना, ये दिख रहा है ना सर, ये आगे ये आपको पूरा लगा हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये देख रहे हैं आप, जैसे अभी फिलहाल में ये ब्लॉक हो चुका है, देख रहे हैं ना, दब चुका है। जब हवा हमारा ब्लोअर खींचेगा तो ये जा नहीं पाएगी, और जब जैसे हवा गुजरेगी नहीं तो यहाँ पूरा दिन बिल्कुल ठंडक होगा, लेकिन जब हवा क्रॉस ही नहीं करेगी तो ठंडी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि रुका हो चुका हो, लॉक हो चुका हो। इसके अलावा दूसरा फॉल्ट इसमें आएगा, मतलब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि यहाँ पर इसके जस्ट पहले लगा होता है फिल्टर, है ना, जो हवा को छानता है। तो वो फिल्टर क्या होगा, बिल्कुल गंदगी से भर गया होगा, जिससे हवा यहाँ से क्या हो पा रही होगी, गुजर रही होगी, तो इसमें जा नहीं पा रही होगी, और ये भी गंदगी से पूरा भर गया होगा, तो वहाँ पे आपको सर्विसिंग करनी पड़ेगी, ठीक ना। तीसरा देखो, तीसरा यही को देख लो पहले, ये जो है ना आपका ये थर्मोबुल है ना, थर्मोबुल अंदर से कहीं से फट गया होगा, जिससे हमारा ब्लोअर चल रहा होगा। देखो जब ब्लोअर चलेगा तो फटने की वजह से क्या होगा, हवा जो होगी ना उसी एसी के अंदर हमारी घूम के रह जाती है, कूलिंग वाली बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उससे एक रास्ता बना होता है। अगर भाई जब चूहों ने काट दिया, ऐसे फट गया, तो वहाँ पे आपको उसको भी सही करना पड़ेगा। यानी कि अगर बात करें तो एसी की पूरी सर्विसिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, फिर ऐसी प्रॉब्लम है तो पहला क्या हो सकता है, ये लॉक हो गया होगा। दूसरा क्या होगा, पूरी गंदगी जम गई होगी, है ना, फिल्टर पूरा ब्लॉक हो गया होगा गंदी, मतलब धूल के कणों से, और कूलिंग कॉइल भी जो इतने जगह होते हैं जहाँ से हवा गुजरती है वो भी ब्लॉक हो गई होगी। क्योंकि जब पहले फिल्टर गंदा होगा और फिल्टर ज्यादा गंदा होगा तो उससे गंदगी कहाँ जाएगी,
कूलिंग कॉइल पे, तो यहाँ पर ये हो सकता है। और इसके अलावा अगर ये दोनों नहीं है तो अब आपका तीसरा वाला हो सकता है कि जो जिस रास्ते से हवा आती है, इस रास्ते में लगा है जो आपका थर्मोकूल, ये फट गया होगा, जिससे हवा क्या जा रही है, अंदर घुस जा रही है और बाहर नहीं निकल पा रही, फिर तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। बस ये इतना ही हो सकता है। और ऐसा है आइस जमता है और कूलिंग नहीं होता है, तो ठीक है बता रखे हैं। और ये चौथा फॉल्ट है। चौथा फॉल्ट इसमें क्या है कि यहाँ पर जो हमारा एयर कंडीशनर है, चलता तो है, कूलिंग भी कर रहा है, लेकिन क्या हो रही है, शोर कर रहा है, चल रहा है। तो शोर करने में कुछ खास रीजन नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, स्क्रूज की जांच करिए, कोई स्क्रूज कैसे ढीला तो नहीं हो सकता, कूलिंग कॉइल के स्क्रू ढीले हो गए हों, कंप्रेसर के नीचे ग्रोमेट नहीं लगा होगा। कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर के लेग के नीचे क्या होता है, रबर का गुटका होता है। अगर ये गुटका निकल जाएगा, यहाँ पे रबर का गुटका लगाए होते हैं, अच्छा कि लोहे के ऊपर जब लोहा कसा जाए तो शोर न हो। अगर ये कट गया होगा, फट गया होगा, या लगा ही नहीं गया होगा, या निकल गया होगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अब निकलेगा कैसे, जब आप बदलते हैं तब कंपनी वाले ला के देते हैं ऑलरेडी। अगर गलती से आपने ऐसा किया, नहीं लगाया है, तो वहाँ पर रबर का गुटका जरूर लगाइए, इसको देख लीजिए। हो सकता है कोई पाइप आपस में चिपकी, जैसे कूलिंग कॉइल की पाइप, सक्शन पाइप और आपकी कैपिलरी लाइन, ये तीनों अगर आपस में चिपक जाती हैं, आपकी सक्शन पाइप और कैपिलरी ज्यादातर चिपक जाती है ना, क्योंकि दोनों एक साथ ही जाती हैं। तो अगर चलते समय वाइब्रेशन होता है तो वहाँ पे टकरा करके शोर हो सकता है कि यहाँ टकराने से शोर होगा, तो इसको आपको ध्यान देना है। इसके अलावा हो सकता है कि शोर जो है आपके किससे आ रहा हो, आपका जो मोटर है, फैन मोटर, उसके अंदर से आ रहा हो। अगर उसके अंदर से आ रहा होगा तो बूस्ट कट चुके होंगे, ठीक ना, या तो आपके उसके ब्लेड कहीं रगड़ेंगे, जैसे कि ब्लोअर फैन का ब्लेड हुआ, कंडेंसर फैन का ब्लेड हुआ, अगर कहीं रगड़ेगा तो भी शोर होगा। तो ये रीजन हो सकता है, उसको चेक करिए कहीं रगड़ तो नहीं रहा है। अब इन सब के अलावा हो सकता है कंडेंसर आपका ढीला हो, कंडेंसर जो जिसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर, अगर वो भी कहीं से ढीला होगा तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो सब कुछ चेक होने के बाद लास्टली बचता है कंप्रेसर। अब हो सकता है कंप्रेसर के अंदर से आवाज आ रही हो, तो इसको आप बना सकते नहीं है। अगर कंप्रेसर के अंदर से आवाज क्या करना पड़ेगा, तो इसको बदलना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या होता है कि पिस्टन और सिलेंडर आपस में ढीले, थोड़ा चलते चलते कई जब 20 साल 25 साल या 15 साल चलते हैं तो ढीले हो जाते हैं, तो कंप्रेसर के अंदर से भी शोर होने लगता है। अगर ऐसा डाउट है तो यहाँ पर कंप्रेसर बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप उसी तरह कुछ दिन चलाइए। वैसे भी कुछ दिन बाद फिर खराब हो, कंप्रेसर के अंदर से आवाज आ रही है और अभी फिलहाल में वर्क कर रहा है, ये समथिंग 1 साल और 1.5 साल बाद फिर वापस खराब होना ही होना है, क्योंकि ये ढीला हो चुका है, कुछ दिन बाद ये खराब हो जाएगा। तो इसको बदलना चाहे दूसरे बदलिए, या फिर 1.5 साल बाद जब खराब होगा तब तक कस्टमर को बोलना पड़ेगा, हाँ आपको शोर क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। बस इतना सा ही सिस्टम आपका है। तो फॉल्ट नंबर ये था आपका चौथा। और पांचवा फॉल्ट क्या है कि एयर कंडीशनर के अंदर से पानी जो बनता है वो कमरे में ही गिरता है। अगर पानी कमरे में गिर रहा है, इसमें दोनों फॉल्ट एक बता रहे हैं, अगर कमरे में गिर रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल सा सिस्टम पहले सबसे पहला काम करें, चेक करें इंस्टॉलेशन कैसे किया गया है। अगर इंस्टॉलेशन में गलतियां हैं, यानी कि कमरे की तरफ झुका हुआ, हमने बताया था इंस्टॉलेशन में कि आउटडोर साइड यानी कि बाहर की साइड में झुका होना चाहिए, गलती से कमरे की साइड झुका दिया गया है तो जो भी पानी बनेगा वो कमरे में ही रह जाएगा, है ना, उधर जा ही नहीं पाएगा आउटसाइड। जैसे छत बनाते हैं लोग ना, देखते हैं जहाँ पानी गिरा तो ढलान करते हैं, वैसे सेम तो हल्का सा आपको किसी साइड झुकाना होता है जिससे पानी जो भी बने वो कहाँ चला जाए, बाहर साइड में चला जाए। तो गलती किए होंगे लोग इंस्टॉलेशन में, तो एक बार ध्यान दो, गलती भी नहीं की, चलते चलते एसी का थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, तो अगर ढीला इंस्टॉलेशन किया गया तो क्या होगा, आगे की साइड झुक जाता है। वैसे कंप्रेसर के आउटडोर साइड लोड ज्यादा होता है कि कंप्रेसर पीछे साइड में होता है, तो झुकने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन गलती से अगर ऐसा हो गया है तो इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आउटडोर साइड हल्का सा झुका होना चाहिए, इंडोर साइड में नहीं। अगर इंस्टॉलेशन बिल्कुल ठीक है फिर भी पानी गिर रहा है तो यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, जो ड्रेन लाइन है वो क्या हो गई होगी, ब्लॉक हो गई होगी, जिससे पानी जो एयर कंडीशनर पानी कूलिंग कॉइल लगा और कूलिंग कॉइल जो पानी बनता है वो रिश्ते हुए क्या होता है, ड्रेन लाइन बने तो उससे होकर के जाता है आपका आउटडोर में, यानी कि बाहर जाकर गिरता है। अगर ऐसा वो ड्रेन लाइन में कचरा फंस गया होगा, धूल आदि कण जम गए होंगे और लाइन जब ब्लॉक हो जाएगी तो पानी आउटडोर में आउटडोर साइड जा ही नहीं पाएगा, यानी कमरे के बाहर जा ही नहीं पाएगा, तो गिरेगा कहाँ पे, इंडोर में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि ड्रेन लाइन ब्लॉक हो। इसके अलावा तीसरा रीजन यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल के नीचे धूला कण काफी अधिक मात्रा में जम गए हैं, जिससे जो पानी बन रहा है वो बहकर आगे नहीं जा पा रहा है, वहीं पर वहीं रह जा रहा है, और क्या हो रहा है, वहाँ इकट्ठा होकर फिर कमरे में ही टपकने लग रहा है। तो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम हो सकती है, और पानी बनने का है तो बस इतना सा आपका है टोटल, इसमें 3 रीजन और बाकी इसका है ना। एसी में आने वाला फॉल्ट नंबर 6, ये फॉल्ट क्या है
कि जब कंप्रेसर स्टार्ट चलता तो है लेकिन 30 मिनट चल रहा है, 40 मिनट चल रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। ऐसा प्रॉब्लम कस्टमर बता रहा है। शुरुआत में कूलिंग भी कर रहा है, 30-40 मिनट चल रहा है, फिर बंद हो रहा है, और जब बंद होने के टाइम में आवाज थोड़ा सा अलग प्रकार से करने लगा, जैसे आवाज उसकी बढ़ जा रही है, कंप्रेसर के अंदर जो आवाज आनी है ना वो बढ़ जा रही है, ऐसा शिकायत है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो आप देखिए। अगर ऐसी बात है यानी कि 30 से 40 मिनट वाला, तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम है किसी ने गैस जाकर चार्ज किया होगा तो उसने सही से वैक्यूम नहीं किया होगा। अगर सिस्टम सही से वैक्यूम नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर उसके अंदर अगर एयर छूट जाएगा और जब गैस जाएगी तो गैस क्या होती है जी, कोल्ड होती है ना, गैस ठंडी होती है। और जब गैस ठंडी और ठंडी के संपर्क में बाहरी हवा आती है तो बाहरी हवा के उसमें क्या होता है, वाष्प होता है ना, वाष्प रूपी जल होता है। अब वाष्प रूपी जल जब संघनित होता है तो ये बन जाता है पानी, और जब पानी और ठंडा होगा तो बन जाता है बर्फ, है ना। अब जब बर्फ बन जाएगा तो कूलिंग कॉइल की जो पाइपें हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, कैपिलरी लाइन ब्लॉक हो जाएगी। जब ब्लॉक होगी तो कूलिंग कॉइल की पाइप ब्लॉक हो जाती है, कैपिलरी लाइन भी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि जहाँ भी बर्फ बनना स्टार्ट होगा वहीं से ब्लॉकिंग करेगा। और जब ब्लॉकिंग किया तो वो तो डिपेंड करता है कितना उसमें हवा है, उसके हिसाब से। अगर हवा कम होगी तो कैपिलरी लाइन ब्लॉक होगी, ज्यादा होगी तो कूलिंग कॉइल की लाइन भी ब्लॉक होगी। और देखना ही है, थोड़ी सी भी हवा है तो कैपिलरी का व्यास बहुत कम होता है, पता है ना, वो ब्लॉक हो गई, मतलब क्या है, अब गैस जा ही नहीं पाएगी। कंप्रेसर खींचेगा, फेंकने की कोशिश करेगा, और जब नहीं फेंक पाएगा वो तो क्या होगा, एक जगह का दबाव बनेगा। इसका मतलब कंप्रेसर अलग प्रकार से आवाज करेगा, तो उससे लोड बढ़ेगा। तो जब अधिक आवाज करेगा तो क्या मतलब होगा, आवाज करने का मतलब ये हुआ कि वो एम्पियर ज्यादा देगा, है ना, जितना पहले लोड ले रहा था उससे ज्यादा लोड लेगा। अब देखिए आप नॉर्मली चल रहे हैं और आप किसी चीज को ढकेलते हुए चल रहे हैं, तो बहुत अंतर उसमें है ना। नॉर्मली चलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ढकेलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी, यानी उसके लिए आपको ऊर्जा लेना भी पड़ेगा भोजन के रूप में। और अगर उस पर और वजन डाल दिए और फिर ढकेल रहे हो तो आपको और अधिक ऊर्जा लेनी पड़ेगी, है ना। तो वही सिस्टम कंप्रेसर के ऊपर पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लगा होता है रिले। अगर ये रिले इसलिए लगाया गया है, अगर जितने एम्पियर कंप्रेसर है उस एम्पियर से ज्यादा करंट लेगा तो मतलब रिले सप्लाई को कट कर देगा। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम और होगी तो ये बंद रिले कर देगा ऑटोमेटिक। कंप्रेसर 30-40 मिनट चलने के बाद बंद जाएगा, जलेगा नहीं, वो रिले करता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये सब कुछ नहीं है, कंपनी का ही अभी गैस है तो कंपनी तो ऐसी गलती करेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर दूसरा दिक्कत क्या हो सकता है वो समझिए। दूसरे में क्या होगा, अगर ये सब कुछ सही है तो दूसरा आपका जो कंप्रेसर है उसके अंदर से कोई खराबी हो सकती है, ठीक है। अगर ये चीज भी ठीक है, कंप्रेसर का खराब अंदर अगर कंप्रेसर का अंदर खराबी है उसको कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए खराबी कंप्रेसर के अंदर है तो उसके पहले हमें 2-3 और फाल्ट है, उसको फाल्ट में उपाय है उसको पहले चेक करने के लास्ट में कंप्रेसर को चेक करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, यानी कि उपाय नंबर 2 में पहले चेक करिए, थर्मोस्टेट क्या किया गया होगा, अधिक पर सेट। अधिक का मतलब ये है जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सेट कर दिया गया होगा। अगर ऐसा है तो ये कूलिंग मात्रा 30 से 40 मिनट बाद आ जाती है ना, क्योंकि नॉर्मल कमरे का जो टेम्परेचर होगा वो 30 या 40 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। कि बाहर में अगर हीटिंग आपकी है, कमरे के बाहर अगर हीटिंग आपकी 48 डिग्री सेल्सियस है तो कमरे के अंदर भी जो होगा वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। क्यों, क्योंकि कमरे में बाहर की अपेक्षा हीटिंग तो कम ही रहेगी ना। तो 40 डिग्री है तो 25 डिग्री 40 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा। अगर 30 डिग्री होगा तो 25 पहुंचने में इसको 30-40 मिनट लगेगा। अगर 40 डिग्री होता तो 1 आवर के आसपास लग जाएंगे, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा कि गलती से इन लोगों ने मतलब हाई पर तो नहीं सेट किया है। अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कूलिंग को कम करें, मतलब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस में क्या कर लिया, सेट कर दीजिए। ये कम कूलिंग होती है, अगर बिल्कुल नीचे कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये देर तक चलने लगेगा। यहाँ पर थर्मोस्टेट सेटिंग भी खराब हो सकती है। अगर ये भी सही है, थर्मोस्टेट सेटिंग भी सही है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। अब अगला रीजन जो होगा कंप्रेसर का आप चेक करेंगे। तो कंप्रेसर चेक करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट, जब कंप्रेसर की जांच करेंगे तो उसको हम डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक करेंगे। और डायरेक्ट स्टार्ट करके जब चेक करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक कैपेसिटर लेंगे और डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे और चलने लगता है ये,
30 40 मिनट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो हम एम्पियर की एक बार जांच जरूर करेंगे। वैसे 30 40 मिनट डायरेक्ट चलाएंगे तो अगर इसके अंदर स्टार्टिंग होगी कहीं भी तो वायर गर्म हो रहा है, जब विद्युत ज्यादा लेगा तो वायर हल्का हल्का सा गर्म होने लगता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि वायर गर्म हो रहा है मतलब आपका कंप्रेसर अंदर से कहीं से बेंडिंग उसकी कोई ना कोई शॉर्ट हो चुकी है। तो एम्पियर की जरूर जांच करें, क्लाइम मीटर लगा लीजिए एक बार में और एम्पियर की जांच कर लीजिए। अगर ये बिल्कुल भी ये क्या है परफेक्ट वर्क कर रहा है तो यहाँ पर खराबी हो सकती है रिले की, क्योंकि रिले कमजोर हो जाएगा तो भी उतनी सप्लाई दे पाता नहीं है। जैसे कंप्रेसर थोड़ा सा अधिक सप्लाई लेने की कोशिश करेगा उसकी प्लेट क्या जाती है, जो उसके अंदर कांटेक्ट पॉइंट है जो चिपकाती है फेस को एक असर दूसरे असर देती है। जो रिले होता है आपका उसमें फेस डालते हैं एक पे है ना, और जो फेस होता है प्राप्त कर देते हैं कंप्रेसर को। तो अगर ये इसके अंदर जो पॉइंट है कांटेक्ट पॉइंट वो खराब हो जाएगी तो जैसे ही लोड ये लेगा ये छोड़ देता है ना, कुछ देर चलाएगा उसके जैसे थोड़ा सा हीट होगा लोड लेना चालू करेगा तो पॉइंट क्या जाती है छूट जाती है। तो यहाँ पर रिले भी खराब हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंटों के वायर आपस में चिपका दीजिए और चला कर देखिए डायरेक्टली। अगर चलने लगता है तो यहाँ पर आपका रिले ही खराब है, इसको पहले बदलिए, ठीक ना। बस और कोई फॉल्ट यहाँ पे नहीं हो सकता। और ऐसी सिस्टम है इसमें यानी किस टाइप में चलने वाला, तो इसमें उपाय आपको करम बाइक में चेक करना होगा। फॉल्ट नंबर नेक्स्ट है लगभग 7वां फॉल्ट ये है, एसी के अंदर आने वाला 7वां फॉल्ट। ये फॉल्ट ऐसा है कि कंप्रेसर को जब स्टार्ट सप्लाई देते हैं तो केवल एक सिंगल आवाज जैसे गूं करता रहता है लेकिन चालू नहीं हो पा रहा है, यानी कि स्टार्ट नहीं होना गैस का सर्कुलेशन। जब स्टार्ट में तो गैस सर्कुलेशन कहाँ से करेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर काम करना है ऐसा अगर दिक्कत है तो सबसे पहला वो काम क्या करेंगे, कैपेसिटर की जांच करेंगे, ठीक ना। क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, यही सिस्टम को स्टार्ट कर, जैसे गाड़ी में बैटरी स्टार्ट करवाती है ना वैसे ही हमारे एयर कंडीशनर में जो कैपेसिटर लगे होते हैं, किसी में 2 कैपेसिटर होता है किसी में सिंगल कैपेसिटर होता है ना। सिंगल की तो इतनी पीने होंगी और डबल वाला सिंगल होगा तो इतनी होगी और डबल वाला होगा तो उसमें 4 होंगी, इस तरीके से, है ना। तो इसको आपको जांच करनी है। कैपेसिटर की जांच करना मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, तो जरूर देख लेना उसको। बट यहाँ पर कैपेसिटर की आप जांच के लिए सही है कि नहीं जैसे मैंने बताया है ना, जांच करिए और स्टार्टिंग करके चेक करिए रेजिस्टेंस के द्वारा। तो वहाँ पे आप इसके द्वारा चेक कर पाएंगे कि खराब है कि नहीं। अरे तो कैपेसिटर की आप जांच करेंगे, कैपेसिटर खराब है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये स्टार्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर खराब होगा तो सप्लाई बढ़ा के देगा ही नहीं, और जब सप्लाई बढ़ा के देगा नहीं तो सिस्टम हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कैपेसिटर की। सबसे फर्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम यही है कैपेसिटर। इसके अलावा अगर आवाज करता है तो स्टार्ट बेंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर कैपेसिटर बदल दिया आपने, कैपेसिटर चेक कर लिए और आपके पास कैपेसिटर ला कर देख लिया, डायरेक्ट स्टार्ट कर चेक कर लिए, तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तब यहाँ पे स्टार्ट बेंडिंग की। और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। 2 ही प्रॉब्लम होंगे, तो स्टार्ट बेंडिंग की या तो कैपेसिटर की। और ऐसा सिस्टम है तो और एक बार चेक करिए प्रॉपर फेस और न्यूट्रल मिल रहा है कि नहीं। धारा को भी आप जांच कर लीजिए, वहाँ पे कंप्रेसर के पास धारा पूरी जा रही है, 220 वोल्ट उसे मिलना चाहिए तो 220 वोल्ट उसके पास जा रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टमीटर होता है, लगा लीजिए उसके दोनों पॉइंटों पे एक जहाँ फेस हो रहा है और जहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है वो चीजें बस। तो स्टेबिलाईजर अगर होगा तो ऐसी प्रॉब्लम तो आने की नहीं है कि प्रॉपर आपकी धारा जाएगी। 220 वोल्ट नॉर्मली होता है, बाकी ये चलते हैं 240 तक। कुछ अभी नई एसियां जो आ रही है वो 250 तक भी होते हैं ना। तो इतने तक इनका है, मतलब इतने से लेकर कितना मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होनी है। धारा प्रॉपर मिली चाहिए, कम से 220 वोल्ट प्रॉपर। इसलिए लोग क्या करते हैं, स्टेबिलाईजर का प्रयोग करते हैं। शहरों में धारा हमेशा बराबर मिलती, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इस चीज को आप एक बार जांच जरूर कर लेंगे। तो 2 ही 3 आपकी चीजें हैं, पहला तो कैपेसिटर खराब, दूसरा कंप्रेसर की स्टार्ट बेंडिंग खराब, और तीसरा धारा की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें कितना है। फॉल्ट नंबर नेक्स्ट है लगभग 7वां फॉल्ट ये है, एसी के अंदर आने वाला 7वां फॉल्ट। ये फॉल्ट ऐसा है कि कंप्रेसर को जब स्टार्ट सप्लाई देते हैं तो केवल एक सिंगल आवाज जैसे गूं करता रहता है लेकिन चालू नहीं हो पा रहा है, यानी कि स्टार्ट नहीं होना गैस का सर्कुलेशन। जब स्टार्ट में तो गैस सर्कुलेशन कहाँ से करेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला काम करना है ऐसा अगर दिक्कत है तो सबसे पहला वो काम क्या करेंगे, कैपेसिटर की जांच करेंगे, ठीक ना। क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, यही सिस्टम को स्टार्ट कर, जैसे गाड़ी में बैटरी स्टार्ट करवाती है ना वैसे ही हमारे एयर कंडीशनर में जो कैपेसिटर लगे होते हैं, किसी में 2 कैपेसिटर होता है किसी में सिंगल कैपेसिटर होता है ना। सिंगल की तो इतनी पीने होंगी और डबल वाला सिंगल होगा तो इतनी होगी और डबल वाला होगा तो उसमें 4 होंगी, इस तरीके से, है ना। तो इसको आपको जांच करनी है।
कैपेसिटर की जांच करना मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, तो जरूर देख लेना उसको। बट यहाँ पर कैपेसिटर की आप जांच के लिए सही है कि नहीं, जैसे मैंने बताया है ना, जांच करिए और स्टार्टिंग करके चेक करिए रेजिस्टेंस के द्वारा। तो वहाँ पे आप इसके द्वारा चेक कर पाएंगे कि खराब है कि नहीं। अरे तो कैपेसिटर की आप जांच करेंगे, कैपेसिटर खराब है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये स्टार्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर खराब होगा तो सप्लाई बढ़ा के देगा ही नहीं, और जब सप्लाई बढ़ा के देगा नहीं तो सिस्टम हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कैपेसिटर की। सबसे फर्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम यही है कैपेसिटर। इसके अलावा अगर आवाज करता है तो स्टार्ट बेंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर कैपेसिटर बदल दिया आपने, तो चेक कर लिए और आपके पास कैसे ला कर देख लिया, डायरेक्ट स्टार्ट कर चेक कर लिए, तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तब यहाँ पे स्टार्ट बेंडिंग की। और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दो ही प्रॉब्लम होंगे, तो स्टार्ट बेंडिंग की या तो कैपेसिटर की। ऐसा सिस्टम है तो और एक बार चेक करिए प्रॉपर फेस और न्यूट्रल मिल रहा है कि नहीं। धारा को भी आप जांच कर लीजिए, वहाँ पे कंप्रेसर के पास धारा पूरी जा रही है, 220 वोल्ट उसे मिलना चाहिए, तो 220 वोल्ट उसके पास जा रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टमीटर होता है, लगा लीजिए उसके दोनों पॉइंटों पे एक जहाँ फेस हो रहा है और जहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है, वो चीजें बस। तो स्टेबिलाईजर अगर होगा तो ऐसी प्रॉब्लम तो आने की नहीं है कि प्रॉपर आपकी धारा जाएगी। 220 वोल्ट नॉर्मली होता है, बाकी ये चलते हैं 240 तक। कुछ अभी नई एसियां जो आ रही है वो 250 तक भी होती है ना। इतने तक इनका है, मतलब इतने से लेकर कितना मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होनी है। धारा प्रॉपर मिली चाहिए, कम से 220 वोल्ट प्रॉपर। इसलिए लोग क्या करते हैं, स्टेबिलाईजर का प्रयोग करते हैं। साधारण धारा हमेशा बराबर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इस चीज को आप जांच जरूर कर लेंगे। तो 2 ही 3 आपकी चीजें हैं, पहला तो कैपेसिटर खराब, दूसरा कंप्रेसर की स्टार्ट बेंडिंग खराब, और तीसरा धारा की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें कितना है। 7 लगभग फॉल्ट बता रखे हैं कंडीशनर के अंदर। विंडो एसी में फॉल्ट जो 7 तक आते हैं उसमें डिस्कस कर दिया है। और फॉल्ट नंबर 8वां यहाँ पर है कि स्विंग मोटर नहीं चलता है ना। अगर स्विंग मोटर नहीं चल रहा है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, ये जांच करेंगे। मैनुअल एसी है जिसमें हाथ से घुमाकर करते हैं, तो वहाँ पर हमें स्विंग स्विच की जांच करनी पड़ेगी, स्विंग स्विच फेस आउटपुट कर रहा है कि नहीं। और इसके बाद से क्या करेंगे, और ये हमारा स्विंग स्विच खराब है या सही है, जो कुछ भी है, बस स्विंग मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रल फेस देंगे इस मोटर को, एस डालो स्विंग एसएम होता है। स्विंग मोटर क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ फेस देंगे और न्यूट्रल देंगे। और अगर ये चलने लगता है तो यहाँ पर स्विच ही खराब होगा। बस इसमें कुछ और नहीं होता, क्योंकि इसको फेस और न्यूट्रल देकर चलाते हैं, तो नॉर्मली आप फेस न्यूट्रल देकर के चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। अब फॉल्ट नंबर 9 की बात करेंगे, आने वाला विंडो कंडीशनर फॉल्ट नंबर 9। ये फॉल्ट लगभग लास्ट फॉल्ट है। विंडो कंडीशनर कूलिंग नहीं कर रहा है ना, चल तो रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, गैस की जांच करिए। गैस अगर नहीं होगा तो कूलिंग नहीं करने वाला, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैस होगा तभी ना कूलिंग करेगा। हो सकता है गैस इसके अंदर न हो, तो आप गैस की जांच करिए, गैस सिस्टम में है कि नहीं। अब गैस की जांच कैसे करेंगे, ये जांच करने के लिए आपको मैंने 2 प्रकार बताए थे। गैस चार्जिंग का प्रोसेस पूरा जरूर देखिएगा, उसमें पूरा बता रखा हूँ मैं कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये जांचना पड़ेगा गैस लीक की है कि नहीं। अगर लीक की होगी तो आप 2 प्रकार चेक कर सकते हैं इसको, एक तो एम्पियर मीटर से और दूसरा आपका कंपाउंड गेज से, है ना। यानी कि डिजिटल जो क्लैंप मीटर होता है उसको एम्पियर बोलते हैं, तो डिजिटल क्लैंप मीटर से, है ना, क्लैंप मीटर से आप चेक कर सकते हैं। क्लैंप मीटर लगा लीजिए, इससे जांच करिए। अगर एम्पियर कम बना रहा है, मतलब गैस नहीं है, विदाउट लोड चल रहा है ना, लोड चलेगा तो लोड तो बताएगा, विदाउट लोड चलेगा तो यहाँ पे गैस नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो आप क्या लीजिए, कंपाउंड गेज ले लीजिए, चार्जिंग लाइन में लगा कर चेक कर लीजिए कितना आपका बता रहा है। तो गैस नहीं होगा तब ऐसा हो सकता है। अगर गैस है और फिर कूलिंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर दूसरा उपाय जो चेक करना पड़ेगा, वो दूसरा काम करें, कंप्रेसर की जांच करेंगे। मतलब कंप्रेसर प्रेशर नहीं बना पा रहा होगा, जब प्रेशर नहीं बनाएगा तो एम्पियर कम लेगा, है ना, खाली चलेगा, गैस को न खींच पाएगा न फेंक पाएगा, बस चल रहा होगा, तो वहाँ पर कूलिंग वहाँ भी नहीं होगी। तो कंप्रेसर के एम्पियर की जांच करिए, अगर प्रॉपर एम्पियर ले रहा है तो ठीक है, कम ले रहा है तो यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाता है कि कंप्रेसर क्या है आपका खराब है, ठीक ना। तो गैस होने के बाद भी अगर गैस होगा कंप्रेसर नहीं चलेगा तो आपको कौन सा प्रेशर चेक करना पड़ेगा, स्टैंडिंग प्रेशर, है ना। गैसों का स्टैंडिंग प्रेशर मैंने लिखवा रखा है, डिस्चार्ज प्रेशर लिखवा रखा हूँ, सक्शन प्रेशर लिखवा रखा हूँ, है ना, और कितने डिग्री तक वो कूलिंग करती है वो टोटल मैंने लिखवा रखा है। और वीडियो के साथ उसकी बनी होगी तो आप देखें जरूर उसका, हाँ बना हुआ है। तो इतना कुछ आपका है फॉल्ट नंबर 9। और कोई फॉल्ट नहीं आते हैं, कुल मिला के एसी में 9 लगभग फॉल्ट
आते हैं। फॉल्ट बता रखे हैं 9, ये लास्ट फॉल्ट है आपका 10वां एसी में आने वाला 10वां फॉल्ट, यानी कि इसके पहले मैंने 9 फॉल्ट बता रखे हैं और ये 10 नंबर जो फॉल्ट है यहाँ पर ये एक विंडो एसी को छूते हैं आप तो क्या करता है, करंट लगता है ना। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, कंप्रेसर की लीकेज चेक करने से पहले आप वायरिंग की जांच करिए, क्योंकि कंप्रेसर भी लीक कर सकता है यहाँ पे, लेकिन उसके पहले वायरिंग की जांच करिए कि जो वायर जा रहा है कहीं बॉडी में लीक करके चिपका तो नहीं है, यानी कि अगर उसके ऊपर का इंसुलेटर और हर जनरेटर क्या होता है इस तरीके का, देख रहे हैं ना, ये जैसे वायर होता है तो वायर के अंदर इंसुलेटर वायर हुआ है, उसके ऊपर इंसुलेटर होता है, तो अगर इंसुलेटर छिल जाएगा तो भी क्या होगी, ये सप्लाई लीक करेगी बॉडी की, बॉडी पूरी उसकी लोहे की होती है, कहीं चिपकेगा और वहाँ से कहीं हट जाएगा, क्या करेगा आपको सप्लाई मारेगी। तो वायरिंग चेक करना मैंने बताया था स्विच बोर्ड की मदद से, या तो डिजिटल मल्टीमीटर का एक वायर क्या करेंगे, एक वायर लगा लेंगे आप बॉडी पे, एसी की बॉडी पे, है ना, और एक वायर को लगाएंगे वायर के ऊपर जो करंट जिससे हम सप्लाई देते हैं उससे, है ना। तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक बार न्यूट्रल वाले पे लगाएंगे, एक बार फेस वाले पे लगाएंगे। यदि किसी भी स्टेट में यानी कोई कुछ भी आप कर रहे हैं, दोनों पे लगा रहे हैं, एक बार फेस पे और एक बार न्यूट्रल पे, यदि इन दोनों पे लगाने में किसी पे भी क्या करता है आपका साउंड आवाज करता है, बजर मोड से साउंड आ रहा है, यानी कि आपका जो मीटर उससे आवाज आई या डिजिटल मीटर उससे आवाज आई, मतलब क्या है, ये वायर लीक है ना। अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, वायर को पूरा चेक करें कहाँ से ऐसा हो रहा है। अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट चीज को चेक करेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे जी, बॉडी में चेक करेंगे ना कि आपका कहीं से आपका लीक तो नहीं कर, जैसे फेस आपने दिया न्यूट्रल, आप दोनों वायर को चेक कर रहे हैं, अगर फेस बता रहा होगा तो क्या करेंगे जी, करंट आपका वापस बल्ब जलेगा, स्विच बोर्ड से चेक करेंगे तो, और मल्टीमीटर चेक करेंगे तो साउंड आएगा, ये दोनों चेक करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो काम करेंगे, अब क्या करेंगे, हो सकता है आपका कंप्रेसर में शॉर्टिंग हो, तो कंप्रेसर चेक करने के लिए क्या करना होता है, मैंने बता रखा है, फेस एक आप लीजिए मल्टीमीटर को एक बार लगा लीजिए यहाँ पर, एक बार बॉडी में, है ना, मल्टीमीटर का, फिर इसको यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, तीनों पे क्रम बाई क्रम लगाइए और एक को बॉडी में। किसी भी स्टेज में आपका बल्ब जलना नहीं चाहिए, अगर फिर से चेक करें तो, और मल्टीमीटर चेक करें तो साउंड नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर आता है तो इसकी सप्लाई के अंदर से लीक है, तो दोनों से आप चेक करें, स्विच बोर्ड से भी और मल्टीमीटर से भी। डिजिटल मल्टीमीटर चेक करेंगे साउंड मोड पे सेट करके, और स्विच बोर्ड चेक करेंगे तो उसका बल्ब जलेगा, है ना। फिर सब मिला करके आप चेक करेंगे। तो यहाँ ये हो गया। इसके अलावा हो सकता है स्विंग मोटर का बैंडिंग कहीं से लीक कर रहा हो, वहां से तो बैंडिंग को कर रहा हो तो उसको बदलना पड़ेगा स्विंग मोटर को। इसके अलावा हो सकता है फैन मोटर जो है उसके अंदर से सप्लाई लीक कर रही होगी, तो उसको भी आप चेक करेंगे, उसको भी चेक करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। वायरों में एक को बॉडी पे लगा रखेंगे, फ्रॉम बैक फ्रॉम 5 पे लगा लेंगे। किसी भी स्टेज में आपको बल्ब नहीं जाना चाहिए और मल्टीमीटर चेक करो साउंड नहीं आना चाहिए। ये आपके हैं प्रॉब्लम। या इसके अलावा हो सकता है कि कोई अन्य तार एयर कंडीशनर की बॉडी पर चिपका होगा और क्या होगा, उसके इंसुलेटर छिल चुका होगा, है ना, तो भी ऐसा हो सकता है करंट आने वाली प्रॉब्लम। बस इसके अलावा कुछ और नहीं होता।